स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल में स्टेटमेंट दिया, आई डोंट नीड दिल्लीज मनी, बंगाल इज केपेबल ऑफ स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन फीट। मुझे दिल्ली की जरूरत नहीं, मुझे मोदी जी के पैसे की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में सक्षम हूं एज अ स्टेट और मैं किसी पे निर्भर नहीं होना होंगी। यह स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे रही है कुछ लोगों के कहने पे। तो उनका एक स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट देख लेते। सम पीपल आर सिटिंग एंड ईटिंग इन बंगाल एंड कंस्पायरिंग एंड टेलिंग दिल्ली नॉट टू गिव मनी टू बंगाल। आई डोंट नीड देयर मनी, Bengal is capable of standing on its own feet. Our self-esteem is utmost importance. We wouldn't let Delhi snatch it. यानी उनका ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। यहां से एक इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आता है जो एक फेडरल मुद्दा है, एक संघीय मुद्दा है कि क्या राज्य सरकारें केंद्र सरकार जो उनको पैसे देती है उसके बिना सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत एक संघीय देश है, यानी इंडिया इज अ फेडरल कंट्री एंड इट हैज बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड द पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान ने इन पावर्स को डिवाइड किया है, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो और चाहे वो फाइनेंशियल पावर्स हो, उनका डिवीजन हमारे संविधान ने किया है। तो ममता बनर्जी जी के ये स्टेटमेंट से एक सवाल उठता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसे राज्य सरकारों को ट्रांसफर करती है उसके बिना राज्य सरकारें अपना गुजारा कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी विल ट्राई एंड एड्रेस इन दिस वीडियो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम इस मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे। इस मुद्दे पे डिस्कशन करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन बैच 9 में एनरोल करना मत भूलें। ये फाउंडेशन बैच 9 में आपको कई खास चीजें मिलेंगी, जैसे आपको डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा, प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी हर दिन और वीकली रिवीजन क्विज होंगे। साथ ही साथ आपको इसमें मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपको पूरी तैयारी के समय मदद करेंगे। ये सारी की सारी क्लासेस आपकी लाइव कंडक्ट कराई जाएंगी। तो ये चीजें और बहुत कुछ और आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड KP Live और आपको ये 24,499 की जगह 18,999 में मिल जाएगा। ये कोड इस्तेमाल करना है। ये एक मॉर्निंग बैच है, 30 नवंबर से इसकी क्लासेस चालू होंगी सुबह 8 बजे से। सो देर मत करिए। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तीनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेशन की PDF चाहिए, यहां आ जाइए, आपको PDF भी मिल जाएगी। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। जो पहला सवाल उठता है, यह समझने से पहले कि स्टेट सरवाइव कर सकते हैं सेंट्रल की मदद के बिना, पहला सवाल उठता है कि भैया राज्य सरकारों का जो कमाई का रिसोर्स है, यानी राज्य सरकारों को राजस्व रेवेन्यू मिलता कहां से, व्हाट आर देयर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, तभी हमें समझ में आएगा कि नहीं भाई वो सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज यहां समझने वाली यह है कि अगर मैं देखूं स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यूज में 2017 का यह आंकड़ा है, 5 साल पुराना है लेकिन अभी भी लगभग यही आंकड़ा है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को जो ट्रांसफर किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यूज का 33.3% है। फिर राज्य सरकारें जो पेट्रोल, डीजल इत्यादि, अल्कोहल, इंटॉक्सिकेंट्स पे जो टैक्स लगाती है वो सेल्स टैक्स होता है, उससे 23.1% उनको कमाई होती है। उसके बाद मिसलेनियस चार्जेस होता है, जैसे कोई भी सर्विस प्रोवाइड करिए स्टेट गवर्नमेंट उन पे चार्ज करती है, तो उससे 18.8 है। इंडिविजुअल इनकम टैक्स से इतना आ रहा है, अदर टैक्सेस से इतना और कॉर्पोरेट टैक्स से इतनी इनकम है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ट्रांसफर आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट के, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज है। तो एक तो ये बात हो गई, इतने सारी जगह से आ रहा है। अगर मैं दूसरे ग्राफ को देखूं तो मैक्सिमम किससे आ रहा है, देखिए सबसे ज्यादा ये नीले रंग से है, उसके बाद सेल टैक्स है, उसके बाद इंडिविजुअल, उसके बाद ऐसे जा रहा है। तो सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफर आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं जाऊं, अगर टोटल स्टेट गवर्नमेंट जनरल रेवेन्यू पे हम ध्यान दें, 1977 से 2017 तक 40 साल का ये सफर है। 40 साल के सफर में अगर आप देखेंगे तो स्टेट रेवेन्यूज हैव बीन मोर और लेस स्टेबल, यानी ये 8% से 10% के बीच में ही रहे हैं। तो देयर हैजंट बीन एनी चेंज, ये कमाई में कोई एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या एक्सपोनेंशियल डिक्रीज नहीं हुआ है, लगभग सेम रहा है। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें, स्टेट गवर्नमेंट जनरल रेवेन्यू को देखें, ये 40 साल का आंकड़ा है, ठीक है। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, अगर जीडीपी के परसेंटेज में देखें तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ट्रांसफर आ रहा है टैक्स डेवल्यूशन के फॉर्म में, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे, वो 3.5% ऑफ जीडीपी है। उसके बाद जो सेल्स टैक्स से पैसा आ रहा है वो 2.4% ऑफ जीडीपी है। तो अभी भी 3.5% ऑफ जीडीपी सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा राज्य सरकारों को आ रहा है। तो यहां एक सवाल उठता है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना बहुत आसान है, इजी है, लेकिन भारत की जो संवैधानिक ढांचा है, जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करने में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से किन किन चीजों के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा आता है, यह भी जानना जरूरी है हमारे लिए। भाई एक तो आर्टिकल 280 है, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच रेकमेंड्स द प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स डेवल्यूशन फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, बाकी चीजों, उसका एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट्स को जाता है। तो वो कितना हिस्सा जाएगा वो डिसाइड करने का अधिकार फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है संवैधानिक तौर पे। तो सबसे पहली बात क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट 4 तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है। एक है डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस, जो फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के आधार पे दिया जाता है। तो अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन आया था, जिसके अध्यक्ष एनके सिंह थे, उन्होंने कितना रेकमेंड किया कि जितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, उसका 41% स्टेट गवर्नमेंट्स को जाना चाहिए। 41%, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन डिफरेंट स्टेट्स को ग्रांट्स भी अलॉट करता है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, किसी राज्य सरकार के राजस्व घाटा है तो उनको एडिशनल मदद करने के लिए फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको दे, अपने काम पूरे करने के लिए, रेवेन्यू को मेकअप करने के लिए। कुछ सुधार सजेस्ट करती है फाइनेंस कमीशन, तो सुधार को इंसेंटिवाइज करने के लिए भी ग्रांट्स दिए जाते हैं कि जो भी वो सुधार इंप्लीमेंट करेगा उसको एडिशनल पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो ग्रांट्स के जरिए पैसा आता है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। उसके बाद अदर ग्रांट्स और लोन, सेंट्रल गवर्नमेंट बिना सुझाव के भी ग्रांट्स दे सकती है, बिना सुझाव के भी लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो वो भी पैसा आता है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। एक होती है सेंटर सेक्टर स्कीम, जिसका 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को बोलती है कि कुछ पैसा आप इन योजनाओं में आप भी लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके अंदर 6,000 रुपए हर किसान को दिए जाते हैं, वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। तो उसमें 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। दूसरी तरफ कई सारी स्कीम्स जो होती हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आमतौर से 60% पैसा देती है, 40% पैसा आमतौर से स्टेट गवर्नमेंट्स को उन स्कीम में देना होता है। तो स्पॉन्सर्ड बाय सेंटर बट सम कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट। तो ये 4 तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को पैसा देती है।
और हम पहले ही जान चुके हैं कि ये जो डेवल्यूशन का प्रोपोर्शन है ये सबसे ज्यादा होता है स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यूज में। अब सवाल ये उठता है, कैन स्टेट सर्वाइव विदाउट हेल्प ऑफ सेंटर? क्या राज्य सरकारें सेंटर की हेल्प के बिना सर्वाइव कर सकती हैं? तो उसका एक सीधा सा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि टैक्स डेवल्यूशन जो होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे, वो सबसे बड़ा प्रोपोर्शन है स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यूज में। और अब जीएसटी भी हो गया है। पहले राज्य सरकारें अपना सेल्स टैक्स खुद इकट्ठा करती थी, सारी चीजें अपने आप करती थी, तो उनके पास अपना रेवेन्यू तब भी होता था, अपना टैक्स बढ़ा लें तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन अब उनके हाथ में नहीं, अब जीएसटी में चला गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड कर रही है। तो एक तरीके से देखें तो स्टेट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट स्पेसिफिकली द डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स, जो संवैधानिक तरीके से फाइनेंस कमीशन देता है। क्योंकि जो भी इनकम टैक्स एमपी से कलेक्ट हो रहा है, यूपी से कलेक्ट हो रहा है, भाई उस राज्य का भी तो उस इनकम टैक्स पे हक है, तो उनको मिलना चाहिए वो पैसा। तो एक ये चीज है। तो अगर हम ग्राफ पे ध्यान दें, स्टेट शेयरिंग ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंटर इज मच लोअर रिकमेंडेड देन 42%। 14th फाइनेंस कमीशन ने 42 रेकमेंड किया था, अभी 41 हो चुका है। तो डिविजिबल पूल कितना है? 41% है भाई, और मिल कितना रहा है? 32% मिल रहा है। तो गैप है 6% का कि नहीं है? और धीरे धीरे अगर आप नीचे लाल लाइन को देखें तो लाल लाइन है सेस और सरचार्ज की। सेस क्या होता है? सेस और सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स। जैसे आप सभी को जानते होंगे, मोदी जी आए थे, किसानों का कल्याण करना चाहिए, सबने बोला हाँ करना चाहिए, और उन्होंने बोला चलिए आप सभी को कृषि कल्याण सेस देना है, यानी जो भी टैक्स आप दे रहे हैं उस पे एडिशनल कुछ % टैक्स दोगे। यानी इसका एग्जाम्पल समझो, मान लो आपका टैक्स बनता है 10% नॉर्मली इनकम टैक्स, उस पे सरकार ने लगा दिया कृषि कल्याण सेस, तो 10% टैक्स आपका हो गया 1 लाख रुपए। अगर मान लेते हैं 10 लाख तनख्वाह है, 10% इनकम टैक्स, 1 लाख रुपए आपको देना। अब इस 1 लाख रुपए के ऊपर जब टैक्स लगाते हैं तो उसको बोला जाता है सेस या सरचार्ज। अब सेस और सरचार्ज में भी अंतर होता है। जब सरकार सेस लगाती है तो किस चीज के लिए वो इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में बताती है। Whenever government is placing cess, you know for what purpose that money is collected for. कृषि कल्याण सेस किसके लिए इस्तेमाल होगा? कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। एजुकेशन सेस किसके लिए इस्तेमाल होगा? एजुकेशन के लिए। सरचार्ज में पर्पस नहीं बताया जाता है। गवर्नमेंट कैन यूज मनी कलेक्टेड थ्रू सरचार्ज फॉर एनी पर्पस। यहां पर्पस पता होता है, यहां पर्पस नहीं पता होता। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप नीचे की लाइन देखें तो ये लगातार लाल लाइन में बढ़ोतरी आ रही है, 11% से 15% पे पहुंच गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेस और सरचार्ज का पैसा केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ शेयर करने का कंपल्शन नहीं है। दे आर नॉट बाउंड कॉन्स्टिट्यूशनली टू शेयर दिस। जब यू आर नॉट बाउंड कॉन्स्टिट्यूशनली टू शेयर दिस, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो ट्रांसफर हो रहा है वो कम होगा कि नहीं होगा? सेंटर बोलेगा भाई ये तो सेस का पैसा है, ये तो सरचार्ज का पैसा है, मैं नहीं दूंगा। सो टैक्स डेवल्यूशन इज डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द स्टेट अबाउट 2/3 ऑफ। और दूसरा मुद्दा क्या है भाई? सारा जो विकास हो रहा है, चाहे पूंजीगत विकास हो, चाहे मानवीय विकास हो, वो सबका सब स्टेट्स में हो रहा है। तो अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी एसेट क्रिएशन की बात करें तो एसेट क्रिएशन पे भी ज्यादा पैसा स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट उतना नहीं कर रही है। तो राज्य सरकारों को पैसे की तो जरूरत है, तो वो पैसा उनको मिलना चाहिए। अगर हम स्टेट शेयरिंग ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज ऑफ सेंटर देखें तो 42% रिकमेंडेड है, अब 41% हो गया है, लेकिन स्टेट का सिर्फ 36.6% है और सेस और सरचार्ज बढ़ रहा है। तो ये गैप जो है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये बढ़ता जा रहा है। और
हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स की माली हालत भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम सरकार के टैक्स रेवेन्यू, स्टेट गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यूज पे ध्यान दें, कर राजस्व और गैर कर राजस्व पे ध्यान दें, तो भी तो देखिए लगातार ये लाल हिस्से में है, ग्रीन में बहुत ही कम है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि मोस्टली हमारे जो स्टेट्स हैं वो घाटे में है, राजस्व घाटा है। तो जब घाटे की सिचुएशन, जैसे बंगाल को ही ले लीजिए, ठीक है, वेस्ट बंगाल, इसमें बंगाल नहीं है, तो मान लीजिए आप देख लीजिए तमिलनाडु को लेकर, उसका टैक्स रेवेन्यू लॉस कितना है, कितना घाटे में है, 31.4%। नॉन टैक्स कितना है, 39%। इतना स्टेट गवर्नमेंट को लॉस है। अगर ये 2020 का आंकड़ा देख रहे हैं कंपैरिजन में, नहीं कलेक्ट हो पा रहा है। सो अगर ये स्थिति है राज्य सरकारों की, तो क्या राज्य सरकारें अपने तहत कोई सोल्यूशन है कि वो सरवाइव कर सकती हैं? दूसरा क्या है भाई, सरवाइव कर सकती हैं, क्योंकि अगर अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कैन गो आउट इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड बोरो मनी, राज्य सरकारें केंद्र सरकार की तरह अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच सकती है आरबीआई के जरिए और पैसा उधार ले सकती हैं, लेकिन यह करने के लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा नहीं देता है, लिमिट बांध देता है कि इससे ज्यादा उधार नहीं लोगे, तो एक और एडिशनल उन पे रुकावट आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स पे। सो पॉलिटिकली कहना बहुत इजी है कि एज अ स्टेट वी कैन सर्वाइव विदाउट सेंटर्स हेल्प, बट रियलिटी इज समथिंग वेरी डिफरेंट। And it's not the matter of reality also, it is the matter of constitutional हक, संवैधानिक हक है स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पैसा पाने का। तो पॉलिटिकली ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकली इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर हम डेट की भी बात करें भाई, राज्य सरकार को क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट रोकती है कि ज्यादा उधार नहीं ले? क्यों भाई? क्योंकि अगर आप देखें, मतलब ये अगर आप देख रहे हो, ये दिखा रहा है इंक्रीज इन डेट, जितना ज्यादा डार्क कलर है उतना ज्यादा डेट है। तो आप देखिए कम डेट वाले स्टेट्स तो कोई है नहीं, कोई पीला स्टेट दिख रहा है आपको? कोई भी पीला स्टेट नहीं है। सबसे कम डेट यहां है महाराष्ट्र का, लेस डार्क। ओके, सबसे ज्यादा कहां है? पंजाब का 40% डेट है, अरुणाचल का 42.1% डेट है। ठीक है, तो अगर आप देखो हिमाचल का 36% डेट है, हिमाचल का 36% डेट है, मिजोरम का 39.5 है, नागालैंड का 38.7 है। तो जब आपकी डेट की स्थिति यानी उधार भी बहुत ज्यादा ले रखा है, उस स्थिति में आप कैसे बिना सेंट्रल के पैसे के, बिना टैक्स डेवल्यूशन के पैसे के सर्वाइव कर सकते हो? लेकिन इसका एक सोल्यूशन है। देखिए बहुत सारी कमिटीज आई हैं ओवर द इयर्स which have given suggestions that how financial conditions of state can be improved, कि राज्य सरकारों की माली हालत को हम कैसे सुधार सकते हैं। जैसे पहली कमिटी आई थी 1969 में सेंटर स्टेट रिलेशन पे, राज मन्नार कमिटी। उसने बोला कि जो रेसिड्यूरी टैक्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं लगा रही है, जो बचे हुए टैक्स हैं उसको लगाने का पावर, रेसिड्यूरी पावर ऑफ टैक्सेशन शुड बी गिवन टू स्टेट्स। अभी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उन्होंने बोला राज्य सरकारों को दो। फिर सरकारिया कमीशन आया सेंटर स्टेट रिलेशन पे, उन्होंने कहा कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कॉर्पोरेट टैक्स, क्या जो पैसा है वो भी शेयर होना चाहिए स्टेट्स के साथ, पहले नहीं होता था। फिर आए पुंची कमीशन, ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन पे 2010 में आए थे, जस्टिस MM पुंची की अध्यक्षता में। उन्होंने कहा कि भाई ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई स्कीम लॉन्च करनी है तो वो पूरा पैसा दे, अनाप शनाप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ना लॉन्च करे जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यूज जो ऑलरेडी कम हैं वो डाइवर्ट होते हैं। भाई कोई भी राज्य सरकार चुनकर आती है, अपने मुद्दों पे चुनकर आती है। अगर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में पैसा लगाना पड़ेगा तो जो उनके मुद्दे हैं उनके लिए उनके पास पैसा नहीं बचेगा। तो पुंची कमीशन ने बोला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, होने बड़े प्रोग्राम्स के लिए जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, रीजनल इंपॉर्टेंस है, उन्हीं के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लेकर आइए।
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को रिड्यूस करिए और कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो स्टेट पे छोड़िए, एक सेंट्रलाइज्ड गाइडलाइन मत बनाइए। And Punchhi Commission also said it also recommended comprehensive review of all transfer to state, particularly centrally sponsored scheme. तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को कम करने का सुझाव दिया पुंछी कमीशन ने। अब एक और कमेटी आई, रिपोर्ट ऑफ सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर कन्वीनरशिप ऑफ शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। 2015 में ये आई। उनकी कमिटी ने भी कहा कि भैया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को आपको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए और उनको मैक्सिमम 30 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना रेवेन्यू दूसरे स्कीम्स पे, उनकी जो स्कीम्स है खर्च करने का, उनके पास एक ऑप्शन मिलना चाहिए। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू सही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना डिवॉल्व करना चाहिए उतना डिवॉल्व नहीं कर रही है, ऊपर से आप उनको बोल रहे हो कि आप हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से पैसा खर्च करिए, तो ये कम करना चाहिए। इससे स्टेट गवर्नमेंट्स को और मौका मिलेगा अपनी डेवलपमेंट स्कीम्स को लागू करने के लिए। लेकिन जहां तक राजनीतिक विषय है कि हमें सेंटर की जरूरत नहीं है, ये पॉलिटिकली साउंड्स गुड बट फाइनेंशियली, फिस्कली इट इज एन इम्प्रॉबेबल सिचुएशन। आई होप आप समझे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश करी पूरे लेक्चर में। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं तक था। अब आखिरी में अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन बैच में एनरोल कर लीजिए। सारी क्लासेस लाइव कराई जाएंगी। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए इस्तेमाल करिए कोड KP Live और इसको 24,499 की जगह 18,999 में ले लीजिए। जाने से पहले अगर मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां फॉलो कर लो। सेशन की PDF चाहिए तो यहां आ जाओ। तीनों जगह आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।